माँ वो फिर से आ गई है। वो देखो, कमरे में खड़ी होकर मुझे ही घूर रही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो ले जाएगी मुझे। तेरे कमरे में कोई नहीं है बेटा, तुझे वहम हो रहा है। दवाइयाँ खाकर सो जा मेरे बच्चे, कुछ नहीं है यहाँ। नहीं, कोई दवाई नहीं खानी मुझे। आप लोग बार बार नींद की दवाइयाँ खिलाकर मुझे सुला देते हो। वो यही है, मेरे आसपास ही है। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा फटा है, आंखों से खून बह रहा है। मैं जितना चिल्लाता हूँ उतना ही मुस्कुराती है वो। देखो, अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। पता नहीं ये क्या हो गया है मेरे बच्चे को। जरूर कोई बुरी आत्मा है जो इसे दिखाई दे रही है। मैं आज ही इसके लिए बड़े पंडित जी के पास जाकर धागा बनवा कर लाती हूँ। विनेश की माँ माधुरी बेटे की बिगड़ती हुई हालत को देखकर बहुत परेशान थी। इसलिए उसी दिन वो बड़े पंडित जी के पास जाती है और एक धागा लाकर अपने बेटे की बाजू में बांध देती है। विनेश के अचानक से बदलते हुए व्यवहार को कोई नहीं समझ पा रहा था। उसे अपने आसपास कोई ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जिसे परिवार में बाकी कोई भी नहीं देख पा रहा था। रात का समय था। विनेश अपने कमरे में आराम कर रहा था। आधी रात के समय विनेश की छोटी बहन रिंकी को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाने लगती है। अचानक ही उसे भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर रिंकी घबराकर विनेश के कमरे के दरवाजे पर जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो दौड़कर कमरे की खिड़की पर पहुंचती है तो देखती है सामने उसका भाई बालकनी की मुंडेर पर खड़ा हुआ नीचे देख रहा है। अचानक वो मुड़कर अपनी बहन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी जिसे देखकर रिंकी का दिल दहल गया था। इससे पहले कि रिंकी कुछ कर पाती, विनेश वहां से नीचे कूद जाता है। एक क्षण के लिए रिंकी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अगले ही पल रिंकी के मुंह से एक भयानक चीख निकलती है जिसे सुनकर रिंकी के माँ बाप दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। रिंकी अपना सर घुटनों में छुपाए लगातार रोए जा रही थी। किसी तरह सुबकते हुए उसने उंगली से विनेश के कमरे की ओर इशारा किया और एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ पलों में विनेश के साथ हुई अनहोनी के बारे में घर में सभी लोग जान चुके थे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। 3 दिन बाद काश के कुछ दिन पहले ही मैं उसे पंडित जी के पास ले जाती तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। अरे बस करो अपनी यंत्र तंत्र मंत्र की बातें। कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई देता था उसे। दिमागी रूप से बीमार था तुम्हारा बेटा और इसी दिमागी बीमारी ने जान ली है तुम्हारे बेटे की। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। तुम्हारे जैसे लोग ही समय पर इलाज करने की बजाय झाड़ फूंक में समय वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद जब बात हाथ से निकल जाती है तो सर पकड़कर रोते रहते हैं। गलती तो मेरी भी थी ना जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। जो होना था वो तो हो गया। अब तो रिंकी ही हमारा सब कुछ है। रिंकी अभी बस 18 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा था। इस बात का उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। इस घटना के बाद रिंकी ने किसी से भी बहुत ज्यादा मिलना जुलना, हंसना बोलना कम कर दिया था। वो दिन रात सिर्फ अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रहती, मानो एक जुनून सवार हो गया था उसके सर पर। रिंकी बेटा, जो होना था सो हो गया। अब तेरे इस तरह कमरे में बंद होकर अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। बेटा, घर से बाहर निकला करो, दोस्तों से मिला जुला करो। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे साइकियाट्रिस्ट बनना है माँ। उन सभी लोगों को ठीक करना है जिन्हें भाई की तरह मानसिक बीमारी है। मैं नहीं चाहती कि भाई की तरह दुनिया में अब कोई और अपनी जान इस बीमारी से गंवाए। 10 साल बाद अपनी मेहनत और डेडिकेशन के चलते रिंकी एक सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट बन चुकी थी। उसने जानबूझकर क्रिटिकल पेशेंट केयर डिपार्टमेंट ही चुना था। वो अपने दिन का ज्यादातर समय क्रिटिकली इल पेशेंट के साथ ही बिताती थी। हर एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे पेशेंट में उसे अपना भाई विनेश दिखाई देता था। इसलिए ऐसे पेशेंट को ठीक करने में वो अपनी जान लगा देती थी। डॉक्टर, एक क्रिटिकल पेशेंट आया है, प्लीज जल्दी कीजिए।
नर्स के इतना कहते ही रिंकी तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने लगती है। अरे पागल नहीं हूं मैं, जाओ तुम सब के सब यहां से जाओ। मैंने कहा ना मैं पागल नहीं हूं। सब मारे जाएंगे, तुम सब एक एक करके मारे जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रहा था। देखो, कोई तुम्हें पागल नहीं कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाओ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे और आपका चेकअप करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस शांत हो जाओ और गहरी सांस लो। मौत मेरे सामने खड़ी है और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रही हो। आज रात तक ले जाएगी वो मुझे अपने साथ। बुला लो तुम अपने डॉक्टर को। जितनी दवाइयाँ खिला सकते हो खिलाओ, उसके ऊपर तुम्हारी दवाइयों का कोई असर नहीं होने वाला। डॉक्टर, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा केस कभी अटेंड नहीं किया। ये पेशेंट तो बहुत वायलेंट हो रहा है। इसने अकेले ही 2 वार्ड बॉय को ढकेल के दूर फेंक दिया है। इसने 2 वार्ड बॉय को ढकेल के दूर फेंक दिया। इसकी कंडीशन देख रही हो, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं। शरीर में ऐसा लग रहा है कि खून ही नहीं है। 10 कदम भी ठीक से नहीं चल पाएगा ये, और 2 आदमियों को ढकेल दिया। वही तो मैं बोल रही हूँ ना डॉक्टर, मुझे तो ये कुछ और ही केस लग रहा है। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। नर्स हो ना, कैसी बातें कर रही हो। ऐसा करो, हॉस्पिटल की जॉब छोड़ो और किसी तांत्रिक के साथ ज्वाइन कर लो। कहानियां अच्छी सुनाती हो। नर्स को डांटने के बाद रिंकी पेशेंट के पास जाती है। देखो, एकदम शांत हो जाओ। हम कुछ नहीं करने वाले हैं तुम्हारे साथ। और किसने कहा कि तुम बीमार हो? बिल्कुल भी बीमार नहीं हो तुम, ठीक है? कोई दवाई, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं देंगे तुम्हें। यहाँ एडमिट भी नहीं करेंगे। बस मेरे साथ थोड़ी देर बात तो कर सकते हो ना। अपना दोस्त समझ लो मुझे। ये देखो, मैंने अपना डॉक्टर वाला कोट भी उतार दिया। अब तो मुझे अपनी फ्रेंड समझ सकते हो ना। अच्छा बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मुझे पता है कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। मैं सुनूंगी। जो भी तुम्हें फील हो रहा है सब बताओ मुझे, बिल्कुल डिटेल में। ये सब कुछ कब शुरू हुआ और कैसे हुआ, और इस समय तुम क्या फील कर रहे हो? कोई जल्दी नहीं है, मैं हूं यहाँ पर तुम्हारे साथ। जितना वक्त लगे, टेक योर टाइम। रिंकी की जादुई आवाज सुनकर कुछ पल के लिए पेशेंट अनुज शांत हो गया था। वह सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है और टेबल पर रखा 2 गिलास पानी एक ही सांस में पी जाता है। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं था जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पापा को जब उस रोड एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था, तो सबने मुझे यही समझाया था कि मौत पर किसी का बस नहीं चलता। लेकिन मैं गलत था। मौत पर बस इंसानों का बस नहीं है, लेकिन वो चाहे तो मौत को अपने इशारों पर नचा सकता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो मतलब कौन? तुम देखना चाहती हो? जल्दी ही तुम उसे देखोगी। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, तुम छोड़ो ये सब, शांत हो जाओ। तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं। ये बस एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। दिस इज अ सीवियर केस। मेरी मानिए तो आप कुछ दिन के लिए एडमिट हो जाइए। मुझे एडमिट करोगी तुम? हाँ? मेरा समय आ चुका है। वो आज मुझे लेकर ही जाएगी और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर अनुज कांच के गिलास को टेबल पर दे मारता है और उसके नुकीले सिरे से एक ही झटके में अपनी गर्दन को मुस्कुराते हुए काट देता है। अनुज के गले से खून का फवारा छूट रहा था, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल उसने उसी नुकीले कांच से अपने चेहरे को बुरी तरह से काट पीट दिया था। उसका पूरा मुंह खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन वो अभी भी लगातार रिंकी की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अपने इतने साल के करियर में उसने आज पहली बार इतना खून देखा था। अनुज को जमीन पर खून से लथपथ देखकर उसे बरसों पहले अपने भाई की मौत के दृश्य याद आने लगे हैं। एक पल के लिए रिंकी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। अगले ही पल उसे मध्यम सी रोशनी में जमीन में खून से लथपथ अपना भाई विनेश पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कांप उठती है। रिंकी की आंखें खौफ से फटी हुई थी। हकलाते हुए वो विनेश को जोर जोर से हिलाने लगती है। भैया, विनेश भैया,
जमीन पर पड़ा हुआ विनेश अपनी आंखें खोल देता है और उसके खून से सने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देती है, जिसे देखकर रिंकी डर कर पीछे हट जाती है। अचानक ही नर्स और वार्ड बॉय कमरे के अंदर आते हैं और अनुज को खून से लथपथ देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर आप ठीक तो है ना? आपके ऊपर हमला तो नहीं किया ना उस पागल ने? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अभी कुछ देर पहले घटी सारी घटना एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। बार बार उसे अनुज और विनेश के खून से सने मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे, जिसके कारण वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। रिंकी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधा अपने घर पहुंचती है और फिर एक कप कॉफी पीने के बाद सीधे अपने बिस्तर पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर बीता होगा कि उसे दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। रिंकी दरवाजा खोलती है तो वहां उसे बस एक छोटा सा लिफाफा दिखाई देता है। ये कौन रख गया है? ना नाम है ना पता है, स्ट्रेंज। रिंकी लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर रखे सामान को देखकर मानो उसकी सांसें हलक में अटकी रह जाती है। अंदर कुछ तस्वीरें थी जिन्हें देखकर रिंकी को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। लिफाफे के अंदर पहली तस्वीर उसके पेशेंट अनुज की थी, दूसरी उसके भाई विनेश की और तीसरी उसकी खुद की। सभी तस्वीरों में एक असामान्य बात यह थी कि उन सभी के चेहरे बुरी तरह से कटे हुए थे और फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। इन 3 तस्वीरों के अलावा भी उसमें एक चौथी तस्वीर थी। रिंकी नहीं जानती थी कि वो चौथी तस्वीर किसकी है। मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद रिंकी को महसूस हुआ जैसे डर से उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए वह फ्रिज से दूध निकालकर एक बार फिर कॉफी बनाने लगती है। रिंकी फ्रिज के डोर के रिफ्लेक्शन में खुद को देखने की कोशिश करती है, तभी उसे अपने पीछे किसी की इमेज फ्रिज के डोर में नजर आती है। घबराकर वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे अपने पीछे कोई नजर नहीं आता। लेकिन दीवार पर खून से बनी एक स्माइल जरूर दिखाई देती है। रिंकी के मुंह से चीख निकलती है और वो दौड़कर अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। रिंकी की सांसें उखड़ रही थी। अपनी सांसों को संभालते हुए वो जैसे ही दीवार की तरफ देखती है, उस दीवार में एक चेहरा उभरता हुआ उसे नजर आता है, जिसके होठों पर वही खौफनाक स्माइल थी। मेरा दिमाग खेल रहा है मेरे साथ। ये सब मेरा वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। आई थिंक आई नीड इंजेक्शन। रिंकी बेचैन होकर अपनी इमरजेंसी किट ढूंढने लगती है। तभी उसे अपने पीछे अनुज इंजेक्शन हाथ में लिए खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर रिंकी चीखकर वहां से भागने लगती है। तभी भागते हुए उसके हाथ में कुछ देर पहले तक कुरियर से आई तस्वीर लग जाती है, जिसे हाथ में उठाकर वो अपने घर के बाहर भागती है और गाड़ी लेकर सड़कों पर यहां वहां दौड़ाने लगती है। अचानक उसे कुछ सूझता है और वो गाड़ी अनुज के घर की तरफ ले लेती है। आप अर्जुन की पत्नी हैं, कुछ बता सकती हैं वो अचानक ये सब कैसे करने लगा? अचानक नहीं, उसे काफी समय से मेंटल इश्यूज थे। उसकी आंखों के सामने उसके पापा की मौत हुई थी और तभी से उसे एंजाइटी और डिप्रेशन हो गया था। काफी ट्रीटमेंट कराया, तब जाकर वो ठीक हुआ, लेकिन फिर अचानक उसकी बीमारी बढ़ गई। एक्चुअली अर्जुन कॉलेज में प्रोफेसर थे। उसके एक स्टूडेंट ने उनके सामने ही सुसाइड कर लिया था और तभी से उसके साथ फिर से ये सब शुरू हो गया। स्टूडेंट का नाम क्या था? आदित्य ठाकुर। रिंकी किसी तरह उस आदित्य का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि जो चौथी फोटो उसके पास कोरियर से आई है वो आदित्य की ही है। आदित्य के बारे में कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आई थी और वो ये थी कि अनुज की ही तरह आदित्य भी पहले डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों से सफर कर चुका है। एक बात पूछूं आपसे, क्या आपके घर में कोई ऐसा था जिसकी मौत आदित्य की आंखों के सामने हुई हो? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। रिंकी आदित्य की माँ से बात करके जाने लगती है। सुनिए, किसी परिवार के सदस्य की तो नहीं, हाँ लेकिन हमारे कुत्ते जेरी की मौत उसके सामने हुई थी। आदित्य जेरी से बहुत प्यार करता था। उसकी मौत के बाद 1 हफ्ते तक सही से खाना तक नहीं खाया था उसने। जेरी उसके लिए उसका पेट नहीं,
भाई था। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि आखिर ये सब मेरे आसपास क्यों हो रहा है। ये डीमन सिर्फ मेरे दिमाग से खेल रहा है। मुझे बस स्ट्रांग रहना है। मैं उसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। डॉक्टर, आप ठीक तो है ना? आपका चेहरा इतना बुझा हुआ सा क्यों है? मैं ठीक हूँ, चलो विजिट पर चलते हैं। रिंकी एक एक करके मरीज के वार्ड में जाकर उनसे मिल रही थी, लेकिन आज उसे सारे मरीज उसकी तरफ देखकर वही खौफनाक मुस्कान लिए नजर आ रहे थे। रह रहकर उसे अपने आसपास भयानक चेहरे नजर आते, धुएं की तरह अचानक उसके सामने से गायब हो जाते। उसे बार बार ऐसा लगता कि कोई भयानक आवाज में उसके कानों में आकर फुसफुसा रहा हो। रिंकी लगातार उन आवाजों को और उन चेहरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह आवाज उसकी नियति बनकर उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। बस आज की रात, आज तुझे चलना ही होगा, आज तुझे चलना ही होगा। रिंकी कानों में आती उन आवाजों से पीछा छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल से निकलकर वापस अपने घर की ओर निकल जाती है। पिछले 3 दिन से रिंकी हॉस्पिटल नहीं आई थी। अस्पताल स्टाफ लगातार उसका फोन नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अंत में उसके कॉलीग पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और उसके फ्लैट पर जाकर ताला तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। रिंकी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। पास ही में एक चाकू दिखाई दे रहा था। पूरा घर अंदर से अच्छी तरह लॉक था। उसके बाद भी उसके कमरे का सामान बुरी तरह तीतर बितर नजर आ रहा था। कुछ ही दूरी पर टेबल पर रिंकी के हाथ से लिखा एक लेटर रखा हुआ था। इंस्पेक्टर वो लेटर उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है। इस चैन में सारे वही लोग मारे गए हैं जिन्हें पहले से कोई न कोई मानसिक बीमारी रही है। हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे कमजोर मन पर इस डीमन ने कब्जा कर लिया है। इतने बड़े हॉस्पिटल में अर्जुन ने मेरे सामने अपनी जान दी, क्योंकि सिर्फ मैं ही थी जिसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरे दिमाग पर गहरा असर किया था। उस समय अर्जुन के शरीर पर उस राक्षस ने कब्जा कर लिया था। वो खुद नहीं मरा, बल्कि उस डीमन ने उसे बेदर्दी से मार डाला, और उसके मरने के बाद अब ये कर्स मुझ पर पहुंच गया है। वो बार बार मुझे आकर वार्निंग दे रहा है कि मेरे पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है। अतीत में जो कुछ मैंने देखा उसके कारण मैं पहले ही मेंटली वीक हूँ। पिछले 2 दिन से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन सच यही है कि आदित्य से ये कर्स अर्जुन तक पहुंचा, और अब अर्जुन से मुझ तक। अब वो डीमन मेरे आसपास अपना शिकार ढूंढ रहा है। जैसे ही उसे कोई ऐसा आदमी मिला जिसने अपने किसी करीबी को मरते देखा हो, तो उसे मानसिक रूप से कमजोर इंसान के सामने ही वो डीमन मुझ पर हावी होगा और फिर मेरी जान ले लेगा, ताकि ये कर्स फिर उस व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाए। ये उस राक्षस की गंदी चाल है। इस तरह से तो ये चैन कभी नहीं टूटेगी। लोग एक एक करके मरते रहेंगे और इस डीमन की भूख ऐसे ही बढ़ती जाएगी। किसी को तो इसे रोकने के लिए कोशिश करनी ही पड़ेगी। मैंने बहुत सोचा और मुझे ये समझ में आया कि अंत में ये डीमन अपने शिकार को मारकर अपने साथ ले जाता है। अगर उसके मुझे मारने के पहले मैं खुद अपने आप को मार डालूं तो शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा। मेरा अंत निश्चित है। वो डीमन मुझे मारकर इस श्राप को आगे किसी और तक पहुंचाए, उससे पहले मैं। लेटर बस इतना ही लिखा गया था। शायद इसके आगे कुछ लिख पाती, उससे पहले ही रिंकी का सामना अपनी मौत से हो चुका था। रिंकी के कमरे में लगे सीसीटीवी में काफी विचलित कर देने वाले दृश्य कैद हुए थे। लिखते लिखते अचानक ही रिंकी डर से जोर जोर से चीखने लगती है। उसके कमरे में इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि उसके बाल हवा में ऊपर की तरफ खड़े हो गए थे। रिंकी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वह घबराकर अपने चारों तरफ देख रहे थे कि तभी रिंकी पूरी ताकत लगाकर चीखती है और उसके बाद पागलों की तरह पूरे कमरे का सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। उसके बाल हवा में थे। ऐसा लगता था किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बालों से पकड़ रखा है।
और घसीटकर उसे कमरे से बाहर ले जा रही हो। अचानक ही रिंकी टेबल पर रखा चाकू उठाती है और उससे अपने हाथों को काट लेती है। रिंकी का शरीर निठाल होकर जमीन पर गिर चुका था। अंतिम बार रिंकी का चेहरा जब सीसीटीवी में दिखा तब वो डरावने तरीके से मुस्कुरा रही थी और उसके कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई थी। ये केस बहुत ही मिस्टीरियस है। क्या वाकई डॉक्टर रिंकी के ऊपर किसी डेमन का साया था या फिर वो साइकिट्रिस्ट होकर खुद मानसिक बीमारी से जूझ रही थी? रिंकी की मौत अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई थी, लेकिन अब देखना यह था कि क्या वाकई श्राप का अंत हो चुका है या डेमन ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। है